गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, महेंद्रपाल सर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दिनांक 13 जून 2020, कक्षा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रकरण लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के मूल्यांकन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने लॉर्ड कर्जन की सुझावों के बारे में अध्ययन किया था। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। आज हमें लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन का अध्ययन करना है। इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट स्टूडेंट, तो इसको आप समझते चलिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक धनराशि में बढ़ोतरी की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी संख्या की दृष्टि से बच्चों की और गुणात्मक गुणों के आधार पर धनराशि में जो बढ़ोतरी की थी वो की गई थी। इसके नंबर दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्र में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। किसमें? केंद्र में केंद्रीय विभाग की स्थापना कर दी थी। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा की धनराशि को बढ़ाया गया था जिससे उसमें प्रसार में तेजी आई। माध्यमिक शिक्षा जो थी उसको प्रसार किया गया था, उसमें भी धनराशि को बढ़ाया गया था। समझ गए ना स्टूडेंट। अगला पॉइंट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार हुआ था। अगला पॉइंट स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के सुझावों पर प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, कृषि अनुसंधान शोध की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। नैतिक शिक्षा पर बल इसलिए दिया गया था बच्चों में महापुरुषों के बारे में जागरूकता हो। समझ गए ना स्टूडेंट। अगला पॉइंट स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शब्द को हटाकर इस संबंध में उठ रहे प्रश्नों का समाधान कर दिया गया था। जो धार्मिक शब्द था उसको हटा दिया गया था इसमें। अगला पॉइंट स्टूडेंट, इस शिक्षा नीति में सिद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया था। समझ गए ना स्टूडेंट। ये तो हो गए लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के गुण। अब इसके दोष क्या थे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के, इसको समझिए पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मान्यता तथा सहायता अनुदान देने की शर्तों को कठोर कर दिए जाने के कारण जो माध्यमिक शिक्षा थी उसका प्रसार उस प्रकार नहीं हो पाया जैसी कि आशा की गई थी। जो माध्यमिक शिक्षा संबंधी नियम थे उनको कठोर कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। समझ गए ना। अगला पॉइंट स्टूडेंट, महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियमों की कठोरता के कारण इनके प्रसार में भी बाधा उत्पन्न हुई थी। जो महाविद्यालय थे वो खुलते थे, वो विश्वविद्यालय की संबद्धता होती है तभी महाविद्यालय खोले जाते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट। उसमें नियम कठोर कर दिए थे। अगला पॉइंट स्टूडेंट, विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता कम हो गई और उन पर सरकारी नियंत्रण अधिक हो गया था। जो विश्वविद्यालय थे उनकी स्वतंत्रता कम हो गई थी। समझ गए ना। और सरकार का नियंत्रण हो गया था उसमें। अगला पॉइंट स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन ने नए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया कि नए विश्वविद्यालय खोलें या महाविद्यालय खोलें। इसमें भी कोई सुझाव न दिया था जिससे नए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गति धीमी हो गई थी। समझ गए स्टूडेंट। तो ये स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा आज यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट। इसमें हम डिस्कस करे दे रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ाया उसको पॉइंट बाय पॉइंट। हमने स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी दी थी आपको कि प्राचीन शिक्षा कब दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठों में दी जाती थी, और मुस्लिम कालीन शिक्षा कहाँ दी जाती थी, वो मकतब और मदरसों में इसकी शिक्षा दी जाती थी। और जो मिशनरी द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ था, इनका उद्देश्य भारत में क्या था, तो कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था। 1813 में ग्रांट ने संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया था। 1813 का जो आज्ञा पत्र जारी हुआ था इसका विरोध भी हुआ था। समझ गए ना। और 1813 के आज्ञा पत्र धारा 43 में विवाद के मुख्य 3 कारण थे। वो क्या थे? 1 लाख की जो धनराशि वह किस प्रकार हो, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए,
तथा साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए, तो हमने इसको आपको डिस्कस करके बताया है पूर्व के वीडियो में। इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र था, उसको बताया। 1835 में मैकाले का विवरण पत्र जो जारी हुआ था, उसमें कब हुआ था जारी स्टूडेंट? लॉर्ड मैकाले का विवरण 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल थे, जो काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में आए थे। ये कौन? मैकाले कानूनी सलाहकार के रूप में बुलाया गया था ना इनको। किसने बुलाया था स्टूडेंट? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बुलाया था। सबसे पहले क्या किया गया था? मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया। किसने किया गहनता से अध्ययन? लॉर्ड मैकाले ने। और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया था। समझ गए ना स्टूडेंट? और विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। मैकाले के विवरण पत्र तथा मैकाले के शिक्षा संबंधी सुझाव, मैकाले का मूल्यांकन, मैकाले के दोष, इसको मैं डिस्कस करते चला आ रहा हूँ पिछले वीडियो में। इसके बाद पाश्चात्य विवाद हुआ था, तो इसका भी अंत किया था। किसने अंत किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 को अपना विवरण पत्र प्रकाशित कराया था, जिसमें उसने प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग के लिए कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसमें छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कहा था, एक शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति आदि के विषय में लिखा था। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसके बाद वुड का घोषणा पत्र का अपन लोगों ने अध्ययन किया है पिछले वीडियो में 1854 में। तो इसमें जो वुड का घोषणा पत्र था, ये कब जारी हुआ था स्टूडेंट? 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। उस समय कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड थे। समझ गए ना? कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता था? महाधिकार पत्र कहा गया है स्टूडेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन की भी संज्ञा दी गई है वुड के घोषणा पत्र को। समझ गए ना स्टूडेंट? तो मैं पूरा जो पुराने जो अभी तक पढ़ा दिया है उसको मैं एक एक करके डिस्कस कर दिए संक्षिप्त में, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1882 में। लॉर्ड रिपन थे उस समय गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य, जब सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम इस आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना स्टूडेंट? इसके बाद हमने लॉर्ड काजन की शिक्षा नीति में अभी अध्ययन किया है। 1898 में भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड काजन ने भारत में आगमन किया था। या समझ गए? भारत अपने आते ही उन्होंने क्या किया था? भारत की शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न किए। किसने? लॉर्ड काजन ने। इसके लिए उन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन कब किया था स्टूडेंट? 1901 में किया था। तो इसके बाद लॉर्ड काजन ने जो शिमला शिक्षा सम्मेलन किया उस 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। इसको भी हमने डिस्कस कर दिया पूरा। उसके लॉर्ड काजन के प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव में सबको डिस्कस कर दिया हूँ। तो जो स्वतंत्रता की पूर्व की शिक्षा थी वो अब समाप्त हो गई। समझ गए ना स्टूडेंट? कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसको समझिए क्या है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के आते हैं आपको। संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता है या नवीनीकरण किया जाता है स्टूडेंट? समझ? 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष बाद नवीनीकरण किया जाता था? शुरुआत में मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। 20 वर्ष बाद किया जाता है करेक्ट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, 1813 के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया था? शिक्षा के नवीनीकरण को स्टूडेंट, शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व, शिक्षा में सुधार को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है स्टूडेंट? शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को करेक्ट आंसर स्टूडेंट। लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए थे स्टूडेंट?
10 जून 1834 को, 10 जून 1833 को, 15 जून 1934 को, 17 मई 1833 को। तो अभी मैं डिस्कस किया हूँ जस्ट। तो ये कब 10 जून 1834 को कानूनी सलाहकार के रूप में आए थे। कौन आए थे? लॉर्ड गवर्नर जनरल किसने बुलाया था उस समय? तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो विलियम माउंटेन, वो कौन थे स्टूडेंट? भारत के गवर्नर जनरल जब ये लॉर्ड मैकाले आए थे भारत, उस समय थे अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निस्पंदन सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? विलियम बेंटिंग को, वुड को, लॉर्ड मैकाले को, कॉर्नवालिस को। तो जो छनन सिद्धांत है, इसका छनन सिद्धांत भी नाम है, निस्पंदन सिद्धांत भी नाम है। तो ये किसको माना जाता है इसको जनक? लॉर्ड मैकाले को। करेक्ट आंसर स्टूडेंट। भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट मैं डिस्कस किया हूँ, कोटारी शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा नीति, हंटर आयोग। इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। किसको? हंटर आयोग को। समझ गए ना? भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य नाम से जाता है हंटर आयोग से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर विलियम हंटर के, मैकाले के, वुड के, लॉर्ड रिपन के। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था स्टूडेंट? सर विलियम बेंटिंग, सर विलियम हंटर के। हार्टांग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था स्टूडेंट? सर जोन्स, मैकाले, सर फिलिप हार्टांग। इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो सर फिलिप हार्टांग इसके अध्यक्ष हुआ था। तो स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा आज समाप्त होती है। इसके अब अगला स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा की जानकारी शुरू होगी। स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा, किस प्रकार आयोग गठित हुए, कौन कौन से आयोग गठित हुए, तो इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद।